3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं, उनके अलावा मजीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। तो जो चीजें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। ख्वाजा साहब खुद डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब वो खुद कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ हमारी बस हो गई है और अब आप संभालिए अपनी हुकूमत पंजाब या मरकज में, तो क्या ये बात सच्ची है? और अगर ये बात सच्ची है तो किस कैपेसिटी में मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ये मुलाकातें कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त हो गया है। पाक फौज में एहतसाब का अमल मजीद तेज़ हो गया और फैज़ हमीद का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और एक साबिक कर्नल भी शामिल है। ISPR ने यह भी बताया कि इन तीनों अफसरान, ये जो तीनों अफसरान हैं, ये पैगाम रसानी का काम कर रहे थे और वो सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। ISPR का कहना है कि इन रिटायर्ड अफसरान और इनके साथियों ने सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में नाज़रीन इडियाला जेल से भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। गुज़श्ता रात इडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI की सहूलतकारी कर रहे थे और उन्हें मुख्तलिफ सहूलतें फराहम कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल को खुशाइन करार देते हुए कहा कि एक सियासी जमात और उसके सहूलतकारों ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। बानी PTI के इमा और मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। जनरल फैज़ हमीद के इक़दाम में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। जिन लोगों ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश की वो सब शिकंजे में आएंगे। नाज़रीन, PTI ने जनरल फैज़ और दीगर अहम गिरफ्तारियों पर मोहतात रवैया अपना हुए लाताल्लुकी का इजहार किया और बातचीत के जरिए मिलकर मामलात को आगे बढ़ने का उन्होंने पैगाम दिया। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल, पाक फौज एहतसाबी अमल मजीद तेज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद 3 अहम गिरफ्तारियां मुल्क की सतह पर कितनी बड़ी पेशरफ्त, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि जब से ये एक बड़ी और एक गैर मामूली कहना चाहिए एक तौर पर एक गिरफ्तारी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सामने आई, उसके बाद सियासी तौर पर सियासतदानों के मुख्तलिफ बयानात भी हमें देखने को मिले। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह से अडियाला जेल में एक पेशरफ सामने आई, फिर बानी PTI भी साफ़ियों से बात जब कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ बातें की फैज़ हमीद से मुतालिक, जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक। आपके ख्याल में अब फिर ख्वाजा आसिफ का भी नाम आ रहा है, जिस तरह से अली मोहम्मद खान भी बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये मुल्की सतह पर सियासी तौर पर ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है जो एहतसाबी अमल को तेज़ कर दिया गया, और ख़ास तौर पर ये जो अदम इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, सियासी मदाखलत में जो अफसरान मुलव्विस थे जिनके खिलाफ अब ये कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं? आमिर साहब जी, ये देखें, जो 3 अफसरान नाम भी दिए गए उनके, और फिर 10 लोग, जो 4 ऑफिसर और 6 अहलकार अडियाला जेल का एक पूरा गैंग सामने आया। अब अगर हम इन सब को मिला के देखें, जो इतला है वो ये है कि जुल्फी बुखारी और राजा बिशारत, इन लोगों के ये नाम थे जो लोग इस नेटवर्किंग में साथ साथ चल रहे हैं और हर तरफ चल रहे हैं। जुल्फी बुखारी का तो बराह रास्त पहले से भी आ रहा था कि इमरान खान और जनरल फैज़ और वो बनी गाला के थ्रू ये सारा सिस्टम ऑपरेट हो रहा था रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ की। और अब इसको हम क्लब कर लेते हैं कि ये 10 लोग, जिनमें से 2 लोग रोज़ाना फिज़िकली पिंडी अडियाला जेल से बाहर जाते थे, लोगों से मुलाकात करके आते थे, फिर वो तहरीरी तौर पर जाके पर्चियाँ इमरान खान साहब के हवाले होती थी, फिर 3 बरतानिया, डेनमार्क और हॉलैंड की सिमें वहाँ यूज़ होती थी जो लेके जाते थे कि वो नेटवर्किंग के लिए। अब ये जो स्टोरी आ रही है मैं उसको आपको बता रहा हूँ डिटेल से, कि वो वहाँ पे जहाँ से मोबाइल का जैमर कमज़ोर होता था वहाँ से उसको मैसेजेस जाते भी थे, जवाब भी आते थे, और ये सिलसिला चल रहा था। आज मैं अपने साथी रिपोर्टर इमरान असगर से बात कर रहा था कि क्या, तो आज उनका ख्याल ये था कि जो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो खासी शिकस्त खुर्दा थी।
वो टेंशन में थे और आज उन्होंने सहाफ़ियों को सवाल करने से रोक दिया कि नहीं, बस जो बात कहना चाहता हूँ वही करें, फिर सवाल के साथ बात ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और उनका एक तरफ जनरल फैज़ हमीद को असासा करार देना और दूसरी तरफ कि जी ठीक है फिर एहतसाब कर लें और वो लेके आएँ, जुडिशल कमीशन बना लें। अब फ़ौज बतदरीज अगले मराहिल की तरफ आ रही है और जो खान साहब को ज़ाहिर है जो दुनिया भर से इत्तला मिल रही थी वहाँ बैठ के जेल के अंदर, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो ये हमारे सपे सलार हैं, और साथ ये भी कहा था उसी दिन कि जी ये मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो मिलिट्री कोर्ट की तरफ तो ये केस जाता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट नज़र आनी है वो पीटीआई के साथ ही आनी है, और बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब और फिर ये जेल के लोग जिनको हिरासत में लिया गया है या सिर्फ अभी तहवील में हैं और इनके साथ पूछगछ जारी है, इनके नेटवर्क के अंदर मजीद किन लोगों के साथ राब्ते। ज़ाहिर है कि वो जिस दिन से हटाया गया है उसी दिन से खान साहब ने शिकायत दूसरी भी शुरू की थी कि मेरा खाना भी ख़राब हो रहा है और मसाइल बढ़ रहे हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत है। तो वो ये सारे लोग जो सहूलतकार थे उससे वो ठंडी हवाएं तो मिल रही थी ना कि आपको तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की शाम को पेश हो जाती है, खाना भी यही लोग चेक करते थे। और इन्हीं में से एक एहलकार चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थे और इन्हीं में से एक एहलकार शाह महमूद कुरैशी के साथ थे, और ये शिफ्टों में काम करते थे, वहीं से मैसेज लाना और ले जाना इनका काम था। अब ये जो कुछ हो रहा है वैसे तो मतलब पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कहानियां आती हैं और फिर पता लगता है टाई टाई फिश। अब ये बुनियादी कहानी आनी है कि जनरल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने में रुकावट डालना, वहां से ये काम शुरू होता है और आज तक पहुंचा हुआ है कि सहूलतकारी हो रही है। उसके अंदर रिटायर्ड जज साहिबान का भी नेटवर्क आ रहा है सामने। अब उनके कनेक्शंस वो सारा फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, डाटा आएगा सामने का सामना और सब कुछ पेश किया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में ही, क्योंकि ये केस वहीं चल रहा है जी। फिर अगले मराहिल में जो लोग कोलैबोरेट करेंगे कि क्या वो उस जुमरे में आते हैं कि उनको मिलिट्री के हवाले ही किया जाए, वो फैसला होगा इसी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के साथ ही। जी फैसल साहब, वैसे ये बात तो अब बहुत मतलब अब हो रही है और बहुत सारे इस तरह के सबूत भी सामने आए कि ये फैज़ हमीद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अब ये सारा जो एहतसाबी अमल तेज़ हुआ है इसके बाद क्या मुल्की मामलात बेहतरी की तरफ आपको लगता है बढ़ेंगे? असल में दुआ, आपने अपने इंट्रो में एक जुमला बोला कि फैज़ हमीद का नेटवर्क पकड़ा गया। आज से एक हफ्ते पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद वो ये बात कर सके, लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के जो है वो एक आईएसआई के साबिक चीफ की गिरफ्तारी को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और गिरफ्तारी भी हुई है, उसके हवाले से जो है लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तब्दील हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में एक तब्दीली है, इसको हम खुशगवार तब्दीली भी कह सकते हैं। देखिए जो उन पे इल्ज़ामात हैं, जो फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात आए, उन्होंने एक इदारे की जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, उसकी खिलाफ वर्जी की या किसी इदारे के अमल की नज़म की खिलाफ वर्जी की, ये इतनी अहम बात नहीं है। उनकी हिरासत के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो चीज़ें लोगों को बात नहीं करते थे अब करने लगे, वो चीज़ें पहले भी पता थी, जो उन्होंने आइन शिकनी की है वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, वो ज़्यादा जो है इस मुल्क के लिए ख़तरनाक बात है। आइन से ज़्यादा मुकद्दस चीज़ तो किसी रियासत को चलाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। जितना आइन मजबूत होगा और जितनी आइन की जो है वो पासदारी की जाएगी उतनी रियासतें जो हैं वो मजबूत होती हैं। और जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो चीज़ें अब लोगों ने बोलना शुरू कर दी हैं, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि वो आइन शिकनी के मुर्तकिब जो है वो मुस्तकिल हो रहे थे। सिर्फ रिटायरमेंट के बाद नहीं हुए, रिटायरमेंट जब वो दौरान मुलाजमत भी वो काम कर रहे थे जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता था। तो उनका जो है आज वो अगर एहतसाब के कटेरे में है और उन पर अगर इस हवाले से केस चलता है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आइन अगर जितना मजबूत होता है उतना जो है वो रियासत ने जो है मजबूत होना है। लगता है क्या है, लगता है ये है कि जिस तरह इमरान खान को जब हुकूमत से हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो वो चिरागपा हो गए थे, वो बहुत शदीद गुस्से में थे, उनका गुस्सा आज तक जो है वो मौजूद है। और वो जो रिएक्शन दे रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो उसमें उनका गुस्सा अच्छा लगता था। जी जी, ये कुछ जो है अब जो मौजूदा सूरत हाल में हमें फैज़ हमीद साहब के साथ जो है वो नजर आता है कि वो आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश रखते थे। इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो लॉबिंग भी की, जो हथकंडे जो काम कर सकते थे वो पूरी कोशिशें की। जब वो इसमें नाकाम हो गए
तो वो भी उसी तरह इमरान खान साहब की तरह गुस्से का शिकार हुए और गुस्से का शिकार होकर उन्होंने वो सारे काम किए जो उनके सिर्फ शायर शान ही थे, बल्कि वो जितने अहम तरीन मनसब पे रहे थे उसके वकार के भी मुनाफी थे और पाकिस्तान के आइन और कानून के भी जो है वो मुनाफी थे। अब उनका अगर एहतसाब हो रहा है तो हमें एहतसाब करने वाले अगर इस पहलू को भी मद्देनजर रखें वो कहाँ आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, तो इसका बराह रास्त फायदा जो है पाकिस्तान को पहुंचेगा मुस्तकबिल में। और अगर इस तहकीकात का दायरा इख्तियार बढ़ाया जाता है, अगर जैसे एक बात की जा रही है कि बाजवा साहब को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए, अगर वो भी बाजवा साहब हैं या नहीं है, जो लोग भी हैं, चाहे वो अपने वक्त के कितने बासर तरीन लोग नहीं है, कितने ताकतवर तरीन लोग, दायरेकार ही नहीं है, चाहे नहीं है तो फिर बिल्कुल भी ना करें। ये तो इमरान खान का मुतालबा है भाई। अगर लोगों की बात नहीं हो रहा, सही है, हाँ नहीं चले, नहीं करें, बहुत अच्छी बात अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना है। देख अगर अदलिया के जो लोग राय रास्त पर आ जाए, नहीं है ऐसा कुछ भी बात की जा रही। जी जी मैं बराह रास्त बता रहा हूँ निसार के बारे में बात, साकिब निसार की जैसे बात की जा रही है, उन्होंने अगर अदलिया को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है खिलाफ आइन और खिलाफ कानून काम करवाए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जिस आदमी ने माजी में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, ठीक, उस सब का जो है वो अगर ये शुरू हो गया है और इतने ताकतवर तरीन आदमी को एहतसाब के कटहरे में लाया गया है, तो उनके साथ जो लोग थे और जिन इदारों में जो लोग थे सबको एक ही वक्त में कर लें, ताकि हमें मुस्तकबिल का जो पाकिस्तान है वो आज के पाकिस्तान से बेहतर मिले। सही है जी। आपको लग रहा है अयाज साहब बेहतरी आएगी, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा इस एहतसाबी अमल के तेज होने से? देखिए बिल्कुल, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, इस लेवल पे एहतसाब का शुरू होना, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी तक की जो तफसीलात आई हैं, मतलब बहुत सारी जो मैक्सिमम तफसीलात हैं वो तो ज़ाहिर ज़राए के हवाले से हैं। ऑन रिकॉर्ड भी जो है वो इशारा उसका PTI की तरफ ही जा रहा है कि उनके लिए ही सहूलतकारी की गई, क्योंकि आज भी जो लोग पकड़े गए उनके हवाले से भी इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं। जनरल बाजवा के हवाले से वो इमरान खान तो उनको लाना ही चाह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा आसिफ क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं उन्हें, क्योंकि आज मलिक अहमद खान को वजाहत करना पड़ी कि वो जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि उन दिनों तो अमेरिका में थे, यहाँ थे ही नहीं। जो ख्वाजा साहब के दावे, मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा साहब क्यों इतना ज़्यादा, और ख्वाजा साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं उन पर। इसके बावजूद इस लेवल पे जाना मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों हो रहा है। बाकी और सर जी एहसान लाना भी थे होंदा हाँ, मेरा ला ही रहने एहसान के बाद सो जड़ा होना सी हो गया। उसके बाद जो आज वो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है उसके बानी PTI के हवाले से, मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर एक बंदा इतना अंडर प्रेशर वो होगा और वो बड़ा परेशान होगा, इसके बावजूद वो जनरल फैज़ की तारीफ भी करेगा कि वो असासा भी करार देगा, ये मतलब अजीब सी बात लगती है मुझे कि दो चीज़ें, कि एक तरफ वो एक बंदा बहुत परेशान हो गया और उसको नज़र आ रहा है कि जी उस बंदे के ने अगर कोई ऐसी चीज़ें मेरे हवाले से की हैं और ज़ाहिर है वो सामने आएंगी तो मैं मुश्किल में पड़ूंगा, और उसके बावजूद वो बंदा तारीफ भी कर रहा है। बहरहाल इनकी करने वाला समझ सकता है ये जिसकी हुई है वो समझ सकता है, लेकिन चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं ज़ाहिर हमने उसी पे तजिया करना होता है, उससे हट के तो हम क्या करें। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक नई रिवायत पड़ रही है। देखिए, किसी का आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश रखना वो तो बिल्कुल गलत नहीं है, वो ज़ाहिर ख्वाहिश होती है जब एक टॉप स्लॉट खाली हो रही होती है, ज़ाहिर नया आर्मी चीफ आना होता है तो वो मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिश तो होती है, ज़ाहिर है एक ही लेवल के जर्नैल होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कुछ साजिश कर रहा है तो ज़ाहिर है वो तो काबिल कबूल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और यकीनन पाक फौज का डिसिप्लिन भी ऐसा है कि अगर कुछ लोगों ने इस तरह से कुछ सिचुएशन वहाँ पैदा करने की कोशिश की कि उसको नुकसान पहुँचे तो वो तो ज़ाहिर है उसकी तो हिमायत कोई भी नहीं कर सकता। वो तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि उस पर तो सज़ा के बगैर बात आगे जानी नहीं चाहिए, वो बहुत खौफनाक चीज़ है अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है। अदरवाइज़ ख्वाहिश रखने पे ज़ाहिर है वो पाबंदी नहीं है और वो होता भी है। आप देख रही होती हैं जब 3 नाम गए होते हैं तो उसमें आखिर तक गैस वक्त हो रहा होता है ना कि जी वो कभी लगता है कि ये बन जाएंगे, कभी लगता है वो बन जाएंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन कोई साजिश इस तरह की
या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिल के कोई नुकसान पहुंचाने की, उसको तो कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। सही जी। शकील अंजुम साहब ये बात तो दुरुस्त कर रहे हैं ना यार साहब, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि मामलात सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी पहुंचे थे आर्मी चीफ बनने की वजह से, लेकिन ज़ाहिर है हम मुल्की सियासी सतह पर इसकी कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है इस पर बात करें। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अब हालात ऐसे आने वाले हैं कि ये अब तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, दूरियां ख़त्म करें और आगे बढ़ने वाले मामलात देखेंगे? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये दूरियां ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है 9 मई के हवाले से। इसकी तहकीकात का आगाज़ कोई 3.5 माह कबल हुआ था कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं कि उन्होंने किस तरीके से 9 मई के वाक़यात में अपनी इन्वॉल्वमेंट की, और इसमें कोई शक नहीं कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने तीनों जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, उनके साथ लॉबिंग की, और उस लॉबिंग के ज़रिए पहले उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लेकर दी, तीनों जमातों पर दबाव डाला, मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया, और मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का था। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लें और जो उनसे सीनियर जर्नैल हैं वो सुपरसीड हो जाएं, और उसके बाद उनका नंबर आ जाए और अगली जो टर्म होगी वो फिर मुल्क के आर्मी चीफ होंगे, और फिर वो इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क के सियाह और सिफायत के मालिक बन जाएंगे। तो इसी ख्वाहिश के नतीजे में उन्होंने ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उनका आगाज़ कराया, और वो बिल्कुल बानी PTI के साथ इंटरलिंक हैं, और बाकी जो जमात है उनके जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें हिदायत भी आती थी उनकी तरफ से। और उसके बाद आपने देखा कि ज़मान पार्क में जो ट्रेनिंग कैंप बनाए गए, वहाँ पर पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी गई, पुलिस को किस तरीके से मारा जाता था, गाड़ियाँ जलाई जाती थीं, और उसके बाद जब 9 मई हुआ तो ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। जाहिर है एक पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ISI चीफ जो रहे हों उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई हो, उनको गिरफ्तार किया गया हो। आज उनके जो नेटवर्क के लोग हैं, मजीद 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह जो जेल का नेटवर्क है वो भी पकड़ा गया है जो सहूलतकारी कर रहे थे। सवाल यह है कि अगर आपने मुल्क को दाव पर लगाकर, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगाकर इक़्तिदार और ओहदे हासिल करने हैं, तो फिर आपने जो हल्फ उठाया है और उसका क्या बनेगा, उसकी पासदारी कौन करेगा। एक तरफ अगर मुल्क के अंदर ये इंतशार की सियासत आप परवरिश उसको परवान चढ़ाएंगे, जी जी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक तरफ सरहदों पर टेंशन की सूरत हाल है, दूसरा मुल्क के अंदर अगर इंतशार होगा तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। ठीक, मेरा ये ख्याल है कि फौज का जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और एक वाहिद डिसिप्लिन इदारा है, और जहाँ पर बगैर शवायद के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर है पाक फौज ने 3.5 माह इंक्वायरी की है, उसके बाद उन्हें अपनी तहवील में लिया, तो उनके पास शवायद होंगे, और अगर वाकई ये लोग इंतशार फैलाने में शामिल हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। इलियास साहब, लिहाज साहब कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब ये जो सियासी जमातों के मुख्तलिफ हर सियासी रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ बयान दे रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? ज़ाहिर है एहतसाबी अमल तो अच्छा ही होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और मामलात फिर बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लिहाज साहब देखिए, इस वक्त जो है कि मामलात जो देखे जा रहे हैं, इस वक्त जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है जिसमें नई चीज़ें सारी पता चल रही हैं कि कौन इसमें सहूलतकारी करता रहा, किस तरह अदम इस्तेहकाम करने के लिए क्या नेटवर्क चलता रहा। अब जब नेटवर्क डिस्क्लोज़ हुआ है तो इसमें अब जो नई देखें, आज 3 बंदे और आए 3, तो एहतसाबी जो अमल है ये अब फ़ौज के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो अब ये इसका दायरा कार देखें, इसका मज़ीद बढ़ रहा है, देख रहे हैं जो इसमें शामिल होते जाएंगे। अब ये एक मामला नहीं है, इसमें कई मामला जो अख्तियारात से तजावज़ किया गया है। अब जो तजावज़ जो किया गया है इसमें जो मुख्तलिफ सियासी हो, करप्शन का हो, जो दूसरे हैं, तमाम एंगल जो तहकीकात हुई हैं उसमें तमाम लोगों से उनसे बातचीत की गई है, शवाहिद इकट्ठे किए गए। ये जो चीज़ें हैं अब इस पर जो इंटेरोगेशन है
इस पर एक इसका जो दायरा कार है इसमें वुसअत दी जा रही है। इसमें मज़ीद जो बंदे हैं उसकी भी देखें। अब इसमें ना सिर्फ फ़ौज से बल्कि दूसरे अदारों से भी जो लोग हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये तमाम मामला देखने के बाद देखेंगे। इसके बाद जो कह रहे हैं कि इस जो एक चीज़ है कि ये माजी में भी इस तरह होता रहा लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया जाता रहा और उसको फिर उस पर कोई एहतसाब का अमल नहीं होता था, इसको मुस्तशना करार दिया जाता था। ये पहली मरतबा हो रहा है कि जी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट की गई है और इस पर जो है इस पर अमल दरामद शुरू है, जिसमें मुल्क में एक इंतशार जो कुछ चंद सालों से जो फैलाया जा रहा है इसको रोकने के लिए ये एक पहलू है। इस पर काम हो रहा है। अगर देखें इस पर अगर कामयाबी होती है, इस पर सही तरह आता है तो आगे से ये होगा कि जो भी कोई इस तरह करना चाहेगा, जो भी कोई ओहदेदार होगा या कोई भी ओहदे पर होगा, वो इस पर एक दफ़ा सोचेगा कि मैं करूँगा, कल मुझे मेरी भी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी और मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो ये एक अच्छा अमल है, इस पर होना चाहिए कि आप समझते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक अच्छा अमल है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जब सवाल होता है मुल्क और कौम की सलामती का तो वही अमल होने चाहिए जो मुल्क और कौम की सलामती के लिए बेहतर हो। पाक फ़ौज में एहतसाबी अमल मज़ीद तेज़, ये गिरफ्तारियाँ मुल्क की सतह पर कितनी बड़ी पेशरफ्त साबित होंगी, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें हो रही हैं। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रही है। हम सवाल ये उठा रहे हैं क्या मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी हुकूमत मुआशी मसाइल हल कर सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बहरान जारी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत महंगाई और बिजली के बिलों का बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने। आज लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने महंगी बिजली अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि ये हमारी सलाहियतों का इम्तहान है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के सदर ने बिजली और अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए एक जामे प्लान बनाने की भी हिदायत कर दी है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दावा है कि उन्होंने बड़ा मौशी प्लान तैयार कर लिया है और चंद दिन में वो आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाएंगे। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के खात्मे के लिए बड़ी तहरीक का वो दावा कर रही है। साथ ही ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुल्की मसाइल के हल के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी और ये वो कह रहे हैं कि तमाम जमातें अवामी मफाद के लिए चार्टर पर दस्तखत करें और आगे बढ़ें। हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस से कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़, क्या मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी हुकूमत मुआशी मसाइल हल कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि एक तरफ तो अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी खुशखबरी आवाम को देने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ ये जो ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्या मकासद हो सकते हैं? और जो कौमी हुकूमत की बात हुई है, क्या ये काबिल अमल फार्मूला होगा और अगर बनती है तो क्या वाकई कौमी हुकूमत मुआशी मसाइल हल कर लेगी? देखिए, जो भी ऑपोजिशन होती है वो ग्रैंड हो या ना हो, उसका पहला जो गोल होता है वो तो हुकूमत गिराना होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको गिराया जाए और उसके बाद फिर एक दरमियान में वो केयर टेकर सेटअप जैसे होता है, वो इस दफ़ा उसको नाम कौमी हुकूमत, ये पहले भी बड़ी दफ़ा हम सुन चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाए और मसाइल से निकाला जाए। ये महीना डेढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। देखें ना, PMLN भी सर जोड़ के बैठी हुई है। आज मेरे कायद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के सदारत कर रहे थे। PMLN को तो ये PDM गवर्नमेंट और अब इसकी गवर्नमेंट का जो अब गवर्नमेंट है, इसने बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है इस वक्त जी। ये जो मर्जी कहते रहें कि जी हम बड़े काम कर रहे हैं, ये वो अभी जब तक आम आदमी सुख का सांस नहीं ले सकता, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो बिल पे नहीं कर सकता, उसके लिए जो मर्जी ये कर लें वो बेकार है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो आम आदमी तक रिलीफ पहुंच गया तो फिर ये मतलब यहाँ विद इन नो टाइम रिवाइवल हो जाया करता है पॉलिटिकल फोर्सेस का। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अवाम
के नब्ज पे हाथ रखा हुआ आपने, आप अवाम की वो लेके चल रहे हैं साथ। जब वो पलटा खा गया, लोगों ने इनकी हिमायत कर दी, फिर अब देखेंगे वही PMLN होगी, वो इसके नज़दीक कोई नहीं लगेगी पार्टी। लेकिन इन हालात में सबसे मुश्किल हालात PMLN के, और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत सी चीज़ें करते जा रहे हैं। जब तक कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आएगी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जी आमिर साहब, बात यह है कि जो शहबाज शरीफ ने कल खिताब में बात कही बिजली की कीमतों की, और आज नवाज शरीफ साहब की सदारत में इजलास भी हो गया, इशू यही है कि क्यों 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से मुराद है 2022 अप्रैल में जब इमरान खान गए, वो अपनी इंतहा की मकबूलियत के नीचे थे और ये इंतहाई गैर मामूली मकबूल थे। इनके लोग टूट गए थे PTI के, सूबे में भी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। और फिर महंगाई ने ऐसा डबोया कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी सारे फंस गए, और इमरान खान अपने जो अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट और साइफर का चक्कर था, उस चमत्कार से वो काला बाग से सब्ज़ बाग दिखाते हुए उरूज पे पहुंच गए। जी अब ये ठीक है, नब्ज पे हाथ आए कि आम आदमी को रिलीफ मिले, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम रोज़ इस पे बात करते हैं कि तनकीद इस हकदार पे रज के हुई कि मैं आया हूं तो डॉलर नीचे आया और फिर डॉलर चढ़ना शुरू हो गया और फिर डार साहब भी गायब हो गए। अब आज आप रिलीफ दें, हम तो वैसे अपने तौर पे वेट कर रहे हैं कि वो रिलीफ क्या है, क्योंकि हम दे चुके हैं खबर उसकी, उससे और अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि क्या रिलीफ देते हैं। ओरिजिनली आम आदमी की जेब में अगर पैसे बचते हैं उससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं होता, क्योंकि अब रूटीन में तो सारे हंसते हैं ना जी, तनख्वाह आई और बस लोगों के लिए आई। अब वो लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं बचती कि आप क्या करेंगे। कि बहरहाल ये जो उम्मीद जगाई है, बहुत बड़ा धचका होगा अगर इस उम्मीद के साथ कुछ भी ना मिला तो डूबने और तरने के उस मकाम पे खड़े हुए हैं ये शहबाज शरीफ साहब कि दावा कर दिया 14 अगस्त को। देखें, ये मिला लें कि बिजली का रेट कम कर दे, बेसिकली पेट्रोल की कीमतें कुदरती तौर पे कम हुई हैं, 2 दफा में कम हुई हैं, तो बेहतरी बन जाएगी और इनको इससे आगे जाना होगा। सिर्फ यहां तक नहीं है कि बिजली पे रहें, ओवरऑल हुक्मरान अशराफिया की अयाशी को खत्म करके दिखाएं, फिर बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जी फैसल साहब, देखिए ये जो बात की जा रही है ना रिलीफ की, रिलीफ कहाँ से देंगे? अपने घर से लाके देंगे पैसे, अपने अकाउंट से निकलवा के रिलीफ देंगे, इसी वसाइल से देना है ना। अब अयाशियों की बात होती है, वो तो किसी ने कम करना नहीं है। असल इस वक्त सबसे बड़ा मसला उठा लें बिजली के बिल का। इस मुल्क का एक इतना बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क की जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं है क्या कहते हैं कि इस मुल्क का इशू क्या है, बिजली का इशू क्या है। बात करते हैं इस बिजली के मसले को कैसे कर देंगे, ये हल किसी के पास नहीं है। जो लोग तहरीक चला रहे हैं उनके पास भी नहीं है और हुकूमत वक्त के पास भी नहीं है। आपकी जो खपत है 30,000 आपकी जो है रिक्वायरमेंट है, 45,000 जो है आपकी जो है वो जो है सलाहियत है पैदा करने की। भाई कोई पूछेगा इस मुल्क के हुक्मरानों से ये 13, 14, 15 में जो आपने ये माहदे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे माहदे, किस लिए माहदे करके जो है आप इतनी इजाफी बिजली जो पैदा कर रहे थे? इजाफी बिजली पैदा करना ही आज हमारे लिए अजाब बना है ना, इस वक्त सबसे बड़ा अजाब बना हुआ है। तो अब फिर कहते हैं कि IPPs का जो है वो कैपेसिटी चार्जेस का इतना जो शोर है वो जो है उनको दिए जा रहे हैं। भाई 50% जो कैपेसिटी चार्जेस तो हुकूमत ले रही है, 35% जो है वो आपकी जो है वो CPEC की कंपनियां ले रही हैं। वो तो उस पर तो आप हाथ ही नहीं डाल सकते, वो तो एक मुकद्दस किताब है, हमारी मुकद्दस गाय की तरह है वो CPEC के मायदे। 15% जो है वो प्राइवेट पाकिस्तान के जो ले रहे हैं, जिनको जो इतना शोर मचा हुआ है कि 40 खानदान, वो तो 15% है। और वो भी वो मायदे हुए जो 1994, 95, 96 में जिन लोगों ने मायदे किए थे, इनके पास इस मसले से निकलने का हल नहीं है। इस बात को सोचना पड़ेगा भाई हल कैसे। एक सिर्फ बिजली के बिल कम करने का एक रास्ता है जी, जो एक जेन्युइन रास्ता है कि भाई आपके डॉलर के रेट नीचे आ जाएं, क्योंकि आपके इंपोर्टेड फ्यूल पे जो है बिजली पैदा हो रही है, डॉलर के रेट नीचे आ सकते हैं इस टाइम। कोई रास्ता है कि आप डॉलर के रेट नीचे आए, चले आपकी जो इंपोर्ट बढ़ जाती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, डॉलर नीचे आ जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे? एक्सपोर्ट तो बढ़ने, आपकी खुली हुई फैक्ट्रियां जो है वो बंद होने जा रही है। ये जो गौर एजाज साहब चीख रहे हैं बिजली का बिल, इनको अचानक ख्याल क्यों आया ताजरों को इतना शोर मचाने का? भाई पहले तो ये गैस से मजे लूट रहे थे, ये गैस से जो है जनरेटर चला के बिजली पैदा करते थे। अब जब वो गैस की शॉर्टेज हुई, गैस की लोड शेडिंग हुई, गैस के बिल बढ़े, जब ये बिजली पर उन्होंने चलाना शुरू किया, इनको तो पता चला पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, बिजली से जो है
सनतें चलाना, जो अब इसलिए वो ये 40 खानदान जेनवन इशू पे कोई बात नहीं कर रहा। भाई बिजली का बिल कैसे कम होगा, ये वजाहत करे हुकूमत। बिल्कुल, और ये हुकूमत भी अनफॉर्चुनेटली इस पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल देखते हैं कि अब कितना बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के मकासद क्या कौमी हुकूमत की तजवीज़ आपको लगता है दुरुस्त है और मौशी मसाइल हल कर सकती है गवर्नमेंट, जिस तरह के अब दावे हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से? देखें जी, वज़ीर आज़म ने जो कल खिताब किया है उसमें तो उन्होंने 5 साल मुआशी प्रोग्राम दिया है कि 5 साल बाद वो प्रोग्राम बताएंगे, कि अपना प्रोग्राम बताएंगे कि 5 साल में मईशत किस तरीके से तरक्की करेगी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं चलें उसमें हम ये देख लेते हैं। जो आज की मीटिंग है तो कम अज़ कम जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज़ शरीफ, उनको ख्याल तो आया कि मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं हैं, महंगाई है और उनकी जमात का वोट बैंक कम हो रहा है। तो इस हवाले से अब इस मीटिंग का आउटकम क्या आता है, उन्हें एलामिया जारी करना चाहिए था कि इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए हैं आवाम को रिलीफ के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का मसला है। और जो IPPs से बात की गई थी, कहा गया था कि जो 90s में IPPs लगाए गए थे उनसे मुआहदे ख़त्म किए जा रहे हैं, वो भी अभी तक पाया तकमील तक बात नहीं पहुंची है, वो भी खबर की हद तक है। इसके अलावा जो बात की जा रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने नवीद सुनाई थी कि बिजली के बिलों को कम किया जा रहा है, तो उस पर भी अभी कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं देती है। जमात इस्लामी भी अपना धरना ख़त्म करके चली गई है और गौहर एजाज साहब भी अब नहीं दिखाई दे रहे, वरना वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब इनके दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आवाम जो है वो वाकई बिजली के बिलों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आप कहीं देखते हैं जो मांगने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं, पहले कोई तकाजा करता था कि उसने बच्चों की दवाई लेनी है या रोटी खानी है, अब मांगने वाले ये कहते हैं कि हमने बिजली का बिल भरना है। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक पर मुस्लिम लीग नून लगी हुई है, क्योंकि वो फ्रंट पर है और तमाम वजारतें भी उनके पास हैं। अगर तो वो कुछ करने में कामयाब हो जाती है तो उसकी बचत नज़र आती है, रिवाइवल हो सकता है। जाहिर है अवाम ने पहले भी उन्हें वोट दिया है। और ठीक है जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क को जो है मुल्क की पैदावार को बढ़ाना, मुल्क को इकॉनमी को चलाने की बात है, वो तो चल नहीं रही। आपस में अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो आपस में एक खेल खेल रही है खींचातानी का, और आपस में तनाव का शिकार है, जिसकी वजह से आप देख लें गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही। और सूरत हाल ये है कि आप देख लें गलत मुआहदे किए हैं, उसके लहदा आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा है, महंगाई का भी खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। तो आवाम के लिए जो कर रहे हैं, ये जो प्लान वगैरह बना रहे हैं, ये जब तक अमली तौर पर नज़र नहीं आएगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसको जी 5 साल 10 साल इस तरह की बातें करते हैं। आवाम को चाहिए कि फौरी रिलीफ, जिस तरह इन्होंने 50 अरब रुपए निकाल के कहते हैं कि रिलीफ दिया है बिजली के बिलों में, इनमें प्रोटेक्टेड बिलों वगैरह में, तो उस बिलों में जो दिया है रिलीफ वो आटे के बराबर में, कहते हैं ना नमक जो है वो इस तरह कुछ नहीं, इस तरह किसी को रिलीफ का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए और कीमतों को स्टेबल करना चाहिए, ताकि आवाम को जो चीज़ें हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर भी नहीं बननी चाहिए। और इसके लिए दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, इस्लाहात करनी चाहिए, ताकि बिल्कुल आवाम को रिलीफ दिए बगैर कोई चाहिए हुकूमत के पास। आप देखते हैं कि ये क्या खुशखबरियाँ, वाकई वो आम आदमी तक खुशखबरियाँ पहुँचती हुई नज़र भी आती हैं, सिर्फ ऐलानात तक ही रहेंगी। बहरहाल राय आप जान चुके एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतने, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।